नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में नीति आयोग की बैठक खत्म हो गई है, लेकिन उससे पहले उस बैठक ने राजनीति को जन्म दे दिया और उस बैठक से राजनीति ने जोर पकड़ लिया। दरअसल ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से नाराज होकर बाहर निकली और सीधा सरकार पर आरोप लगा दिया कि मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने दिया गया और मेरा अपमान किया गया। हालांकि सूत्रों की बात माने तो सरकार ने सभी आरोपों को रद्द कर दिया है। हालांकि इस बैठक में नीतीश कुमार नहीं आए। सवाल ये भी कि क्या केंद्र और राज्यों के बीच हाल के दिनों में बढ़ती दूरी या नाराजगी का ये नया अध्याय है या फिर कोई राजनीतिक मजबूरी। तो दंगल में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम समझने, जानने और उन्हें हासिल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। नीति आयोग की बैठक में विकास के एजेंडे पर चर्चा होनी थी। बजट के बाद विकास के खाके पर मुख्यमंत्रियों को अपनी बात रखनी थी, लेकिन ये अहम बैठक सियासत का अखाड़ा बन गई। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तो पहले ही नीति आयोग की बैठक से दूरी बना ली थी। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी बैठक से दूर रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची तो बीच बैठक से बाहर निकलकर बड़ा आरोप मढ़ दिया। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलता है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। एक ने बोला है, उसका बाद में बस मैं माइक स्टॉप कर। আমি বললাম why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। दीदी ये बंगाल का दीदी इंसल्ट है। ये आपका इंसल्ट नहीं है, सब रीजनल पार्टी का इंसल्ट है। दीदी ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर हुई तो पलटवार का दौर शुरू हुआ। जवाबी हमलों का ये दौर इंडिया गठबंधन तक पहुंच गया। What has happened actually in Niti Aayog, I have not seen. I was traveling and I am just here. I will verify that. But I can only say these so-called Indi Gathbandhan, because it is not at all a Gathbandhan, because Mamta did not give single seat. And Mamta, how she handles or what respect she used to the Congress in West Bengal, everybody knows. But these parties, because they are not able to digest the mandate of the people, they are crying foul. बीजेपी के सहयोगी दल भी दावा कर रहे हैं कि ममता को बोलने से नहीं रोका गया। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी को दोपहर में बोलना था, लेकिन विशेष अनुरोध पर उन्हें पहले बोलने का मौका दिया गया और इस बीच ही ये बखेड़ा खड़ा हो गया। ममता दीदी एक तो एनडीए को पूरी को धत्ता दिखा करके मीटिंग में शामिल हुई। अगर वो इंडिया गठबंधन में है तो उनको क्यों आना चाहिए, लेकिन बंगाल में वो गठबंधन में नहीं है, दिल्ली में है, ऐसा भी पहली बार सुना जा रहा है। दूसरा, वो गई हैं वहां पर और बाहर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीति आयोग को और प्रधानमंत्री के विरुद्ध बोल करके चली आई। सच ये है कि उनका माइक बंद नहीं किया गया। Minister of a non-BJP ruled state had to walk out of the meeting in protest that she was not allowed to speak or complete her speech. This is very unfortunate. What Mamata Banerjee is carrying is the aspirations of the people, the expectations from the government of India. ममता के विरोध और आरोपों के बीच सियासत इस बात पर हुई कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में क्यों नहीं आए। नीतीश के रुख को लेकर भी अटकलों का दौर शुरू हो गया और नीतीश कुमार के बहाने विरोधी दलों का एनडीए पर हमला शुरू हो गया। हम नीति आयोग की अनुशंसाओं से बजट में जो विशेष राहत मिली है उसको लेकर के अति उत्साह में है, अति उमंग में है। उनके आने का कोई पॉलिटिकल नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत कारण। मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि बिहार को जो पैकेज मिला है वो छलावा है। सिर्फ जिल्द बदला गया है, सब चीज वही है, रीपैकेजिंग की गई है। तो सम्राट चौधरी जी को अधिकृत किया, उनको हिलने ही नहीं दिया बैठक में। बेचारा माथा मुड़ाया, मुरेठा खोला, इतना जलील हुआ, अध्यक्षों पद गंवाया। अब क्या क्या करेगा तब बैठक में भाई जाने देगा। नियम है कि अगर मुख्यमंत्री किसी को एम्पावर्ड करते हैं तो वो राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही बिहार के उप मुख्यमंत्री को तवज्जो नहीं दी, अधिकृत होने के बावजूद भी। नीति आयोग के बैठक को लेकर पहले से ही सियासत चल रही थी, लेकिन ममता बनर्जी की नाराजगी और नीतीश की गैर मौजूदगी ने इस राजनीति को और बढ़ा दिया है। इस बीच बैठक में पीएम मोदी की ओर से साफ कहा गया है कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में राज्य सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अब देखना होगा कि पीएम मोदी की इस अपील का विपक्षी दलों की सरकारों और नेताओं पर कुछ असर होगा या नीति आयोग की बैठक से उठा सियासी विवाद और भी गहरा होगा। आज तक ब्यूरो। आइए हम आपको सभी मेहमानों से मिलवा दें। सभी परिचित हैं आपसे, आप उनसे परिचित हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मानव जायसवाल जी, प्रोफेसर चितरंजन गगन जी, राजीव रंजन जी, कृष्णा हेगड़े जी, आप सभी को नमस्कार और सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कुछ देरी से जुड़ेंगे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी प्रवक्ता, सांसद मानव जायसवाल जी। मानव जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? फ्रेम फ्रीज तो नहीं हो गया मानव जी का? फ्रेम फ्रीज हो गया है। हाँ, लेकिन आपको आवाज पहुंच रही है, तो मैं आपसे प्रश्न पूछूं मानव जी? बिल्कुल बिल्कुल जी। मानव जी, नीति आयोग एक थिंक टैंक है। नीति आयोग सरकार के लिए नीतियां बनाता है, राज्यों को तकनीकी सलाह देता है और देश का जो अपना विकास है, जो हम विकसित भारत बनाने का सपना देखते हैं, विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हैं, उसमें केंद्र राज्य सभी की भूमिका होती है और किसी भी एक राज्य के विकास के बिना या उसको आगे बढ़े बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर क्यों नीति आयोग में ममता बनर्जी का माइक बंद किया जाएगा? ये आरोप ममता बनर्जी क्यों लगाती हैं? क्यों उन्हें समय कम दिया जाएगा, जबकि नीति आयोग का उद्देश्य ही यह है कि वो राज्यों को सुने, उनकी बात सुने, उनके लिए नीतियां बनाए और केंद्र और राज्यों के बीच एक पुल का काम करे। मानव जी, अगर मैं गलत हूं तो बताइए प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और आपके साथ ही मैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहता हूँ। नमस्ते। देखिए, बहुत सरलता से और बहुत ही अच्छे से आपने पूरा विश्लेषण दे दिया कि नीति आयोग का कार्य क्या है, उनकी शैली क्या है और ये जो समन्वय प्रांत और केंद्र के बीच में होना चाहिए, जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसकी मान्यता क्या है, ये सारी चीज आपने बता दी। ये पूरा देश जानना चाहता है या देश को बताना है, ऐसी बातें नहीं है। देश जान चुका है कि ये जो भाजपा जो सरकार है, जो आज एनडीए एक बैसाखी वाली जो सरकार है, ये एक अकेली महिला मुख्यमंत्री, पूरे देश में एक अकेली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने ममत्व का निर्वाह किया है, बंगाल को सजोने के लिए परस्पर काम कर रही है और उनके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा कि बंगाल को समृद्ध बनाए, बंगाल की महिलाओं के लिए, बंगाल के वासियों के लिए, बंगाल को समृद्ध बनाने के लिए हर वो कोशिश जो करनी चाहिए वो बेचारी करती हैं। लेकिन ये जो केंद्र सरकार है वो सुनना नहीं चाहती। ये भारत माता की जय बोलते हैं माइकों पे चिल्ला चिल्ला के, लेकिन एक मां की व्यथा को नहीं समझ पाए। पूरे बंगाल को एक ममत्व से जोड़ने के लिए जो उन्होंने ममत्व का निर्वाह किया है, वो चाहती है कि उनकी आवाज को सुना जाए, लेकिन ये दबाना चाहते हैं। ये आवाज दबा देंगे। आज आप बताइए, नीति आयोग में जब एक प्रांत जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हो, जहां के एक मुख्यमंत्री आते हैं, क्योंकि वो उनके गठबंधन में है, उनको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। जो इनके गठबंधन जो बैसाखी की सरकार को ढो रहे हैं, उनको 15-15, 20 मिनट का समय दिया जा रहा है। जब हम बताना चाहते हैं कि भाई हमारे 2.25 लाख करोड़ आपने रोक के रखे हैं, हमारी नेत्री उनके बारे में बात करना चाहती है, आवास योजना के बारे में बात करना चाहती है, हमारे जो सड़क है पथश्री जो स्कीम है उसके थ्रू बात करना चाहती है, मनरेगा के पैसे के बारे में बात करना चाहती है, केंद्र सरकार की दुर्नीति और केंद्र सरकार की जो डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है उसके खिलाफ बात करना चाहती है, तो उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। ये पार्लियामेंट में भी वही करते हैं। 100 के ऊपर एक बार में हमारे सांसदों को बाहर निकाल दिया है, पार्लियामेंट में माइक बंद कर देते हैं। जब इनकी अभी संख्या कम है, क्योंकि उनको थपथपाने का मौका ज्यादा नहीं मिल रहा है, तो आजकल कैमरा चलता है, आजकल कैमरा में दिखता है और कोई चीज छुपने वाला नहीं है। हम बंगाल के लिए परस्पर काम करें, मनरेगा के जो पैसे लगभग 3-1 हजार करोड़ हमने अपने स्टेट फंड से दिए हैं,
हमारी अपेक्षा है कि हमको केंद्र पैसे दे। केंद्र का पैसा नहीं है, ये पैसा हमारा ही है। बंगाल ने उसको अर्जित किया है, बंगाल में दिया है एज अ टैक्स। तो क्या बंगाल का अधिकार नहीं है? क्या ये बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वो प्रांत भारत का हिस्सा नहीं है जहां बीजेपी का शासन नहीं हो रहा है? क्या वो प्रांत भारत का हिस्सा नहीं है जहां बीजेपी राज नहीं कर पा रही है? क्या ये राजवाड़ा चलाना चाहते हैं? सेंगोल से लेके अभी तक इनको राजवाड़ा चाहिए। भाई अगर तुम मेरे अधीन हो तो मैं तुमको देखूंगा, लेकिन अगर तुम स्वतंत्र हो, तुम मेरे अधीन नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। आज भारत स्वतंत्र देश है, यूनियन ऑफ स्टेट है। हर प्रांत का अपना योगदान है, हर व्यक्ति का अपना योगदान है, हर एक नेत्री का अपना योगदान है, हर बच्चे का अपना योगदान है। आप उसको छीन रहे हैं, आप भारत को वंचित कर रहे हैं, आप भारत को एक अलग अंधकार में लेके जाना चाहते हैं। और मैं अंसारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से देना चाहता हूं कि बड़े सरलता से आपने बताया कि किस तरीके से आवाज को रोका जा रहा है। अब हमारे आवाज को रोक सकते हैं, माइक बंद करा सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं रोक सकते। जनता ने दिखा दिया है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मानव जी, आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन हमें एक बात हमें फिर से समझ नहीं आई। मैं आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी कह देता हूं, आप उसका उत्तर दीजिएगा। भाई नीति आयोग कोई सरकार थोड़ी है। नीति आयोग में तो सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। आप सब वहां पर मौजूद थे, सभी मुख्यमंत्री थे वहां पर, और वहां आपका माइक क्यों बंद किया जाएगा? ये बात थोड़ी सी समझ से परे है। आगे आप अपने पूरे संबोधन में एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे मन में आया मानव जी, तो मैंने कहा आपसे, लेकिन आप इसका उत्तर अवश्य दीजिएगा। डॉक्टर सुधांशु, डॉक्टर साहब, टीएमसी आप पर आरोप लगा रही है, और ये सच्चाई है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, तो हर राज्य को आगे बढ़ना होगा, उसे विकास करना होगा, और हम इकलौता केंद्र ऐसा नहीं कर सकता। पूरा देश मिलकर शक्तिशाली होगा, तभी हम विकसित भारत बनेंगे। और शक्ति के साथ सर डॉक्टर त्रिवेदी दुनिया के सामने खड़े होंगे। तो ऐसे में जो आप पर आरोप लगते हैं केंद्र पर कि भाई पैसे रोके हुए हैं, नहीं दिया जा रहा है, और जो राज्य आपके साथ शामिल हैं, जो आपके गठबंधन में हैं, उन्हें आप ज्यादा पैसे दे देते हैं, दूसरे राज्यों को कम देते हैं, ऐसा क्यों होता है सर? सही जी, बात समझिए। यहां विषय सिर्फ तकनीकी नहीं है, यहां विषय बहुत गहरी राजनीति का है। ममता बनर्जी जी क्यों दिल्ली आई? क्योंकि कांग्रेस ने पहले बायकॉट की घोषणा कर दी थी, तो अब वो कांग्रेस के पीछे खड़े हुआ देखना नहीं चाहती थी। आज लड़ाई भाजपा से नहीं है। अब उन्होंने अभी देखिए स्टेटमेंट क्या दिया। पूछा गया बंगाल का अपमान है तो बंगाल की नहीं, ये सारे रीजनल पार्टीज का अपमान है। आप याद करिए, अखिलेश यादव जी कांग्रेस की मीटिंग में नहीं गए, बंगाल गए। यानी इस समय क्या हो गया है कि रीजनल पार्टीज के मन में एक भय उत्पन्न हो गया है कांग्रेस के राइज के बाद। जो कांग्रेस ओवर स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रही है, सारी रीजनल पार्टीज को नजर आ रहा है कि असम में एआईयूडीएफ का वोट खाकर कांग्रेस आगे बढ़ी है, महाविकास अघाड़ी के दम पर महाराष्ट्र में आगे बढ़ी है, जेडीएस हमारे साथ है मगर उसके वोट की कीमत पर कांग्रेस कर्नाटक में आगे बढ़ी है, तेलंगाना राष्ट्र समिति की कीमत पर आगे बढ़ी है, और उत्तर प्रदेश में भी आप बहुत साफ देख लीजिए कि अखिलेश यादव 1,72,000 से अपनी खानदानी सीट पे जीते, और एक भी विधायक विधान परिषद नगर पालिका जिला पंचायत अध्यक्ष न होते हुए भी रायबरेली 3,90,000 से जीते। बहुत साफ है। तो सहयोगी दलों को समझ में आ रहा है कि ये वही वोट बैंक जिसके चक्कर में कांग्रेस का साथ लिया था, अब वो कहीं खींच ना ले, तो अपने को अलग दिखाना है। तो ममता जी ने बिल्कुल अपनी राजनीतिक रणनीति के हिसाब से ठीक काम किया कि अगर वो बाइकॉट करती तो वो कांग्रेस की ही चीज को फॉलो करती नजर आती। तो मुझे बाइकॉट नहीं करना था, मुझे अंदर आना था, और आने के बाद कुछ ऐसा वातावरण बनाना था कि लगे कांग्रेस से ज्यादा भयानक विरोध हमने किया और कांग्रेस से ज्यादा अट्रैक्शन हमने ड्रॉ कर लिया, और साथ ही रीजनल पार्टीज को मैसेज भी दे दिया। तो इन पार्टियों का इस समय एक ही लाइन हो गई है सईद जी कि कोई सूरत बदले, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए, और मेरा हंगामा मेरे साथी से ज्यादा होना चाहिए। बहुत साफ दिखाई पड़ रहा। मैं दूसरा उदाहरण दे देता हूं। सदन के अंदर 267 के नोटिस दिए जा रहे हैं। मानव जी आएंगे बाद में। जब एक बार उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं फैक्ट भी बोल देता हूं, 267 का मतलब होता है सारा कार्य रोककर कार्य स्थगन प्रस्ताव।
तो राष्ट्रपति ने कहा पिछले 40 सालों में केवल 6 बार हुआ है और आप लोग हर दिन 6-7 नोटिस देते हैं रिपीट करके, ये ठीक नहीं है। अगले दिन नोटिस नहीं आए तो आपको जानते हैं अगले दिन किस बात पे कार्य स्थगन के नोटिस आए? उसमें कई टीएमसी के लोग भी थे कि यूपीएससी में लोग आइडेंटिटी बदल कर एग्जाम दे रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो बजट को टेबल करना था उसको रोक के पहले इस पर डिस्कशन किया जाए। इसके लिए 267 का, जबकि वो यूपीएससी का विषय है, वो सदन, और इस पर डिस्कशन क्या होगा, इस पर तो जांच होनी चाहिए, मगर बजट को टेबल करने से पहले किया जाए। यानी सिर्फ दर्शाना था कि अगर कांग्रेस इस पे तू डाल में पात, तू डाल में पात, मुख्य मुद्दा ये है। और मानव जी ने अच्छी बात कही कि ममता जी के दिल में ममता है, पर किसके लिए ज्यादा ममता दिखाई पड़ा जब उन्होंने कहा कोई मेरा दरवाजा खटखटाएगा बांग्लादेश से तो मैं अपने दामने रहमत का दरवाजा खोल दूंगी, सारी ममता उस पर उड़ेल दूंगी, और जिसके लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री तक ने आपत्ति दर्ज कर दी। और मैं एक लाइन और बोल दूं, और सारे देश को सुनना चाहिए कि सबसे बड़ी जीत इस लोकसभा चुनाव में कहां हुई है। असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 वोट से जीते हैं, जिसे असम की सामान्य भाषा में, वहां प्रचलित भाषा में मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। और बदरुद्दीन अजमल एआईयूडीएफ की चीफ धुबरी सीट से हार गए। तो अब वो बांग्लादेशियों का वोट जा रहा है कांग्रेस की तरफ, तो वो खतरा ममता जी को भी नजर आ रहा है। इसलिए इस राजनीति की गहराई को समझिए, नीति वीति आयोग तो बहाना है, ठीक है, असलियत में तो कहीं और निशाना है। डॉक्टर त्रिवेदी, मानव जी से भी हमें उत्तर नहीं मिला था, आपसे भी उत्तर नहीं मिला, और मैं एक पत्रकार के साथ साथ पहले देशवासी हूं और एक आम नागरिक होने के नाते ये समझ में नहीं आता कि केंद्र और राज्य जब तक साथ में नहीं चलेंगे हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो आपने माइक बंद वाली बात पे नहीं कहा। मैं निवेदन आपसे करूंगा सर डॉक्टर त्रिवेदी कि उस पर भी आप अपनी राय रखें। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी की तरफ से बीजेपी की तरफ से जी क्या कि माइक बंद नहीं हुआ। राजीव रंजन जी, सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि पहले इंट्रोडक्शनरी 5 मिनट का समय था और वो 5 मिनट के समय के बाद अपने आप बजर बजती है और उसके बाद विस्तार से बात करने का अवसर मिलता है और वो सभी मुख्यमंत्रियों को मिलता है। अगले चरण में उनको बाकायदा विस्तार से बात करने, पहले 5 मिनट इंट्रोडक्टरी थे तो कोई माइक नहीं बंद किया गया, निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट किया है। ठीक है मानव जी, आप इसका उत्तर दीजिएगा, लेकिन राजीव रंजन जी, राजीव जी क्या आपको लगता है, देखिए इस बैठक में, आज की इस बैठक में और पहले की जितनी भी बैठकें होती रही हैं नीति आयोग की, और भले ही पहले जो योजना आयोग इसका नाम था कहा जाता था, तब भी ये होता था कि जो पार्टी केंद्र में है अगर उसके सहयोगी तो आते थे, उसके अपने राज्यों के लोग तो आते थे, और इस बैठक में भी ये हुआ कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो आए, जो सहयोगी हैं उनके मुख्यमंत्री तो आए, लेकिन जो विरोधी इंडिया गठबंधन के विभिन्न नेता हम लगातार दिखा रहे हैं इस स्क्रीन पर बड़ा बड़ा, अगर आप लोग देख रहे हो तो राजीव जी, वो नहीं आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहां पर हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, राज्यों और केंद्र से ऊपर उठकर देश के लिए नीति आयोग की बैठक में आना चाहिए? राजीव जी देखिए, निसंदेह सईद अंसारी जी, आपने जो कहा है मैं आपकी भावना का सम्मान करते हुए अपनी बात आगे। दरअसल पहले अगर कभी नीति आयोग या योजना आयोग की बैठकों से अलग रहने का फैसला कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा किया गया तो उनके कई बार अलग अलग उसकी वजह होते रहे, लेकिन इस बार की वजह तो ये बहुत पुराने दिन की बात भी नहीं है, कई दिन गुजरे भी नहीं है जब देश के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ बड़े ऐलान, और इन घोषणाओं के बाद जो विपक्ष का तेवर था, जिस तरह से बिहार के 13 करोड़ लोगों की बेबसी और उनकी वेदना का उपहास उड़ाते, किसी ने समोसा और जलेबी बताया तो दूसरी तरफ कुछ लोग एक तरफ काफी परेशान थे कि बिहार को और उड़ीसा ये आंध्रा को बहुत ज्यादा कुछ मिल गया, और कुछ लोग इसको कुछ नहीं मिला ऐसा साबित करने की कोशिश एक ही अलायंस के अलग अलग घटक कर रहे हैं। और इसकी परिणति है, देखिए बिहार के लोगों को सीधा संदेश चला गया है कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद शायद ये पहला बजट है जब बिहार लगातार बजट के भाषण के दौरान उभर कर आया, बजट में बिहार के लिए बड़े ऐलान हुए, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और
आंध्र प्रदेश के लिए भी जो ऐलान थे, इस तरह की घोषणाओं से जो लोग असहमत थे उन्होंने नीति आयोग की बैठक में जाने से मना किया। तो सबसे पहले तो ये इसका जो नुकसान है, इन्हें बिहार जैसे राजनीतिक दृष्टि से मैं काफी उर्वर राज्य मानता हूँ और बिहार ने बराबर बड़े संदेश देने के काम किए हैं। जब भी बिहार से कोई बात निकल कर आती है तो उसका पूरे देश के राजनीतिक पटल पर असर होता है और इस बार 2025 के चुनाव में तो इनकी मिट्टी पलीत होनी तय है। देश की राजनीति पर भी इसका व्यापक असर होता है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने काफी विस्तार के साथ नीति आयोग की भूमिका की चर्चा की और निसंदेह योजनाओं का निर्धारण, जो संसाधनों का असमान वितरण, दस्तों की जो चुनौती है, नीति आयोग को भी नीति आयोग के समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि वो ऐसी अनुशंसाएं करे जिससे ये संतुलन भी साधा जा सके। अगर 21वीं सदी में आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, आप तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इस लक्ष्य को हासिल करने की आबादी के अनुरूप जीडीपी में राज्यों का योगदान तभी सुनिश्चित होगा जब इस दौड़ में पिछड़ गए राज्यों को ज्यादा संसाधन मिले। इस बजट ने इसकी संभावना जगाई है और इसका विरोध करने वाले जो लोग आज नीति आयोग की बैठक में नहीं आए हैं, उनका विकास की राजनीति में कोई यकीन नहीं है और ऐसे लोग क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के लिए अपने राज्य के हितों की अगर बलि देना चाहते हैं, कुर्बानियां देना चाहते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो ये उनका फैसला हो सकता है, लेकिन इसका नुकसान उन्हें अपने राज्यों में भी भुगतना हो। बिल्कुल राजीव रंजन जी और सुधांशु जी और राजीव जी का रिएक्शन एक साथ हो गया, दोनों सहयोगी हैं। प्रोफेसर चित्तरंजन जी, क्या आपको खुशी नहीं हुई कि बिहार को इस बजट में काफी कुछ दिया गया? राज्य तो आपका है, विकास तो आपके राज्य को होगा, आपके लोगों का होगा। और हम सर राजनीति चित्तरंजन जी कर लें, बहुत मुद्दे हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएं, विरोध कर लें, उसके लिए संसद है, विधानसभा है, लेकिन सर नीति आयोग को लेकर और वहां की बैठक को लेकर राजनीति करना क्या चित्तरंजन जी आपको सही लगता है? सईद साहब, आपने सवाल किया। सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विद्वान आदमी हैं, हम लोग उनका कदर करते हैं, बातों को घुमाने की कला में वे माहिर हैं। आपने जो सवाल किया उसका जवाब वो नहीं दिए और बात को पूर्णतः राजनीतिक नीति आयोग पर चर्चा के लिए आप यह डिबेट रखे हैं और त्रिवेदी जी ने पूर्णतः राजनीतिक रूप इसको देने का काम किया। जो उन लोगों की एक पहचान रही है, जो उनकी पहचान बन गई, चारित्रिक पहचान बन गई है भाजपा की, भाजपा के साथ अब तक जो भी दल रहे उनका खात्मा हो गया। अब वही जो है सो राजनीति या जो है सो इंडिया गठबंधन के बीच में डालना चाहते हैं और कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि इंडिया गठबंधन का लीडरशिप इतना परिपक्व, इतना समझदार है कि उनको ये सब करने से कोई फर्क उसमें नहीं पड़ने वाला है। अभी राजीव जी जो कर रहे थे, बहुत तारीफ कर रहे थे, आज उनको बताना चाहिए कि आदरणीय नीतीश जी क्यों नहीं, आज तो पटना में कई कार्यक्रमों में वे शामिल हो रहे हैं, क्यों नहीं गए नीति आयोग की बैठक में? दूसरे लोग बाइकआउट किए, नीतीश जी क्यों नहीं गए? इसलिए नीतीश जी नहीं गए कि देखिए इन लोगों की मजबूरी है। अब कौन सी मजबूरी है तो यही बताएंगे, शायद सत्ता में रहना है, इसीलिए सारे स्वाभिमान को छोड़ते हुए जी जंग से बिहार के 13 करोड़ जनता का उपहास उड़ाया गया है। बजट में बार बार अनेकों बार बिहार की चर्चा करके एक मैसेज देने का काम किया गया है पूरे देश में कि बिहार को बहुत कुछ दिया गया और बिहार को सही में झुंझुनना भी नहीं दिया गया, झुंझुना का डंटी पकड़ा दिया गया। जिन योजनाओं की घोषणा की गई है उसमें भी आंकड़ा में भी कई तरह के देख रहे हैं कि कहीं 58,000 लाख करोड़ कर रहा है, कोई 60,000 लाख करोड़ कर रहा है। अब उसमें जो है सो लोग कर रहा है, लेकिन वो जो योजनाओं का जिक्र किया गया है, चाहे वह पिरपैंती पावर प्लांट हो या 3 जो एक्सप्रेस वे की चर्चा की गई है या बोध गया कॉरिडोर, ये सारी योजनाएं पहले की है। लेकिन एक चीज, जब नीति आयोग की आज बैठक हो रही थी तो इसमें मैं राजीव जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और त्यागी जी का भी बयान मैंने सुना। इसी नीति आयोग की पिछले बैठक में, यह 9वीं बैठक है, 8वीं बैठक में
जब वित्त मंत्री के रूप में विजय कुमार चौधरी जी ने आया था, कुछ सवालों को उनके द्वारा रखा गया था। उन्होंने रखा था उस बैठक में कि जो से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, इसे कमाई जाए। दूसरा उनका प्रपोजल था कि केंद्रांश की राशि जो पहले 90% मिलती थी, उसको अब जो है सो 50% और 60% पर ले आया गया है। उसकी जो है सो केंद्रांश की राशि बढ़ाई जाए। और चूंकि केंद्रांश की राशि 50% और 60% है और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या काफी बढ़ती जा रही है, जहां पहले 30-40 केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती थी, वहां अब 100 से भी ऊपर केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। तो राज्य का जो संसाधन है वह सारे संसाधन इसी में लग जाता है केंद्र प्रायोजित योजनाओं को फुलफिल करने में। कोई सुनवाई उस पर नहीं हुई। तो नीति आयोग जब राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए आप 2047 में विकसित भारत की कल्पना करते हैं, नीति पूरा मैं कर लीजिए सही साहब तुरंत एक लाइन में। जब नीति आयोग खुद बिहार के बारे में कह रही है कि विकास के पैमाने पर अभी निचले पायदान पर है, और फिर उसके बाद जो है जो सामान्य रूप से अन्य राज्यों को जो आप दे रहे हैं वह भी आप बिहार को नहीं दे रहे हैं, और इस ढंग से एक परसेप्शन बनाने का प्रयास हो रहा है कि बिहार को बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। मान रीपैकेजिंग ही नहीं, रीपैकेजिंग का भी रीपैकेजिंग किया गया इसमें। तो एक माहौल बनाया गया, केवल भाषण में बार बार बिहार की चर्चा करके एक माहौल बनाया गया। लेकिन बिहार के साथ जितना छल किया गया इस बजट में, और जो सो आज उसकी सरकार है बिहार में। लेकिन आप देख लीजिए, आंकड़ा उठाकर देख लीजिए कि 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, जो एक गैर बराबरी के रूप में बिहार को देखा गया, नजरअंदाज किया गया है, द्वितीय दर्जे के राज्य के रूप में बिहार को देखा गया है। अब इससे जरा अफसोसजनक और बात क्या कही जा सकती है। और इसीलिए आज देखिए तो सर समाप्त कीजिए ना चितरंजन सर, राजीव जी आ रहे हैं आपके पास। डिप्टी सीएम गए, उनको नहीं उसमें जाने दिया गया। सीएम नहीं गए तो डिप्टी सीएम को नहीं जाने दिया गया। यह हाल है बिहार का। बिहार की बेइज्जती। सर मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन समाप्त कीजिए सर। जी धन्यवाद। थोड़ा लंबा हो गया प्रोफेसर चितरंजन सर, रोकना नहीं चाह रहा था आपको, लेकिन कम शब्दों में हम समाप्त करेंगे तो सबकी बात सुन पाएंगे, क्योंकि क्योंकि अभी हमारे साथ कृष्णा हेगड़े जी हैं, उसका रिएक्शन ही नहीं हो पाया। जी नहीं, फिर से आता हूं सर, अभी समय है अपने पास, दूसरे राउंड में आता हूं आपके पास। कृष्णा हेगड़े जी, क्या आप मानते हैं कि नीति आयोग की जो बैठक होती है वो कोई सामान्य चर्चा नहीं है? हमें लगता है कि ये संस्था देश की सबसे महत्वपूर्ण संस्था नीति निर्माताओं की है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। और ऐसे में सर, अगर एक भी राज्य इसमें कृष्णा जी नहीं शामिल होता है तो उसका असर पड़ता है, और राज्यों की जो भी राजनीति हो केंद्र के साथ, विभिन्न पार्टियों के साथ, आपको लगता है कि वो भूलकर हमें इसमें शामिल होना चाहिए? और क्या एक जो बहुत बड़ा आरोप प्रोफेसर चितरंजन ने यहां पर लगा दिया है कि सहयोगी दल चुप रहते हैं, उन्हें झुंझुना पकड़ा दिया जाता है जेडीयू की तरफ इशारा करके, क्या आप मानते हैं आप भी सहयोगी दल हैं, आपके भी मुख्यमंत्री हैं? सईद भाई देखिए, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी तो नीति आयोग के जो मीटिंग है वो उन्होंने अटेंड किया है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं 2008 का। ममता बनर्जी कितने डेवलपमेंट ओरिएंटेड है उसमें ये आपको समझ में आ जाएगा। जब टाटा नैनो गई थी वेस्ट बंगाल में 2008 में, उनको वहां से निकाल दिया, खदेड़ दिया और उनको वहां से भगा दिया। और नरेंद्र मोदी जी जो आज हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने निमंत्रण दी टाटा नैनो को और वहां पर उनको स्थापन किया और वहां पर उनकी इंडस्ट्री चली। तो ये अंतर है नरेंद्र मोदी जी और ममता बनर्जी के बारे में। वो कितना भी विकास के बारे में बात करे, लेकिन सुधांशु भाई ने जैसे कहा है कि वो जब आज आई थी, वो नीति आयोग के अच्छे काम से फोकस करने, डाइवर्ट करने के लिए आई थी। जो उनके विपक्ष में उनके अंतर्गत इश्यूज है उससे फोकस डाइवर्ट करने आई थी, उनके लोगों को नीचे गिराने आई थी। और दूसरा उनका जो डेवलपमेंट का इश्यूज है, जैसे आपने कहा कि नीति आयोग है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहिए, खेती के बारे में बात करना चाहिए, जो डिजिटलाइजेशन के बारे में बात करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करना चाहिए, वो तो ममता जी ने कभी बात नहीं किया। जो 5 मिनट उनको अलॉट इनिशियली हुए थे इंट्रोडक्शन के लिए, उसमें भी उन्होंने पॉलिटिकल भाषण दिया। नीति आयोग तो ये जगह नहीं है कि आप 1 घंटा बैठ के पॉलिटिकल भाषण देवे। ये तो आपका पॉलिटिकल स्टेज नहीं है, ये देश का थिंक टैंक है
तो आपको जब आना है तो आपको प्रिपेयर होके आना है कि आप क्या कहेंगे, आपके जो राज्य है उसके लिए क्या कहेंगे, आप देश हित में क्या कहेंगे, आप विकसित भारत के लिए क्या योगदान दे सकते हैं। वो सब करने के अलावा ये इंडी गठबंधन के लोग और ममता बनर्जी, आपने उनका जो आज जो बर्ताव है वो देख लिया है, और हमको इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमारी जो नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व है, वो सक्षम है, और मुझे पूरे विश्वास है उनके ऊपर कि 2047 में विकसित भारत होगा। 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए कराने चाहते हैं वो हम करेंगे ही। और ये लोग क्या है कि तीसरा बार हार चुके हैं, 3 बार हार चुके हैं। उन्होंने कहा अभी तृणमूल कांग्रेस के हमारे सम्मानीय प्रवक्ता ने कि अरे भाई इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अरे आप 15 साल से वही कर रहे हैं कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हुई और आप बुरी तरह से हार रहे, हम लगातार जीत रहे हैं। तो उल्टी गिनती तो आपकी शुरू हुई है, और खासकर अभी मुझे लगता है ये जो नैनो के बाद और अभी आपने ये किया है, वो वेस्ट बंगाल में भी आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ठीक है कृष्णा जी। मानव जी, खूब राजनीति होती है। आपकी नेता ममता बनर्जी एक फायर ब्रांड नेता कहलाई जाती हैं भारतवर्ष में, लेकिन ये जो एक थिंक टैंक है नीति निर्माताओं का, नीति आयोग, आपको लगता है वहां थोड़ा संयम से काम लिया जा सकता था? डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि 5 मिनट के बाद उन्हें अगला मौका भी दिया जाता। और क्या ये सही मंच मानव जी है कि हमें केंद्र ने हमारा पैसा बाकी है केंद्र पर वो नहीं दिया, या जो देश के लिए नीतियां बन रही हैं उसमें बंगाल को कितना महत्व दिया जा रहा है, या पश्चिम बंगाल अपना देश के विकास में आगे बढ़ने में ये नीतियां चाहता है? ये बात, अपनी योजना, अपना भविष्य का प्लान भी मानव जी रखा जा सकता था। और एक महत्वपूर्ण, मैं लंबा हो गया मेरा प्रश्न भी, लेकिन एक जोड़ देता हूं सर। मानव जी, वो ये कि क्या ममता जी ने नीति आयोग की इस महत्वपूर्ण बैठक का राजनीति के लिए फायदा उठाया? पहले तो आपको मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूं, थोड़ा समय दीजिएगा। आराम से। ने बहुत सारे आकलन दिखाए, बहुत सारी चीजें बताई आसाम में। देखिए इनकी जो पूरी नीति है ना, ये नीति आयोग वाली नीति नहीं है, इनकी सिर्फ नीति एक ही है, हिंदू मुस्लिम को कैसे दर्शाया जाए। इन्होंने आपके प्लेटफॉर्म को चुना कि भाई बांग्लादेश के करीबी फलान वहां पे ये जीते तो वहां कांग्रेस को वोट मिल गया। इनको कांग्रेस की बड़ी चिंता है, बहुत अच्छा एनालिसिस है, इतने बड़े बड़े एनालिसिस रिपोर्ट्स इनके हैं, लेकिन ये अपने आप को नहीं बचाते हैं। 400 का नंबर क्रॉस नहीं करता है। अरे ऐसा कैसे एनालिसिस रहा जी कि बंगाल में आप 12 पे आ गए, जबकि उसमें 1-2 सीट में डिस्प्यूट है। अच्छा, आपका एनालिसिस तो उत्तर प्रदेश में होगा, ऐसा एनालिसिस क्या रहा कि आप वहां पे दूसरे या तीसरे नंबर पे आ गए। अच्छा, आपका एनालिसिस तो कर्नाटका में हुआ होगा, जब 26 से आप 14 में आ गए। ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपके लिए एनालिसिस नहीं करूंगा। और जहां तक हमारे कृष्णा हेगड़े साहब हैं, देखिए साहब, आप महाराष्ट्र में सरकार में हैं, लेकिन किसके नाम का सरकार है? शिवसेना। आप सच्चे में शिवसेना है? आप सच्चे वाले शिवसेना है? आप कहां से फूट के आए? कृष्णा जी बीच में नहीं। कृष्णा जी, जब आपका समय आएगा सर, प्लीज, मैं निवेदन आपसे, कृष्णा जी कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा है, प्लीज। अरे आप हमको बोल रहे हैं कृष्णा जी प्लीज, नहीं आपका जब आप लिख लीजिए, आपको समय पूरा दूंगा सर। कृष्णा जी देखिए बहस में उलझ जाएंगे। मानव जी अपनी बात पूरी कीजिए। और निवेदन आपसे कृष्णा जी कि किसी के बीच में कोई नहीं बोल रहा है, आप भी मत बोलिए, सबको बराबर समय मिलेगा। बताइए। बिल्कुल। धन्यवाद सर। बड़े संयम से, बड़े सम्मान देते हुए इनकी बातें, मैंने अनर्गल बातों को सुना, मैंने सच्चाई इनको दिखाने की कोशिश करी, आईना दिखाने की कोशिश करी, अब इनको चिढ़ हो गई। अरे मुझे पता है आईना दिखाने से चेहरा दिखता है, वो आपको कुरूप लगेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है कि आप लोगों ने देश मराठवाड़ा को, महाराष्ट्रियंस को धोखा दिया है। आप हमको मत सिखाइए, आप ये नैनो मत करिए। आप देखिए बंगाल के स्रोत में चल रहा है, ये जो गोली मारी थी इन्होंने पूरे इकोनॉमी में 2016 में नोटबंदी के साथ, कौन सी नीति थी? और जहां तक बात है सईद भाई, आपने बोला कि नीति आयोग को ये प्रस्ताव देना चाहिए, बंगाल की प्रगति के लिए प्रस्ताव देना चाहिए, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि राजनीतिकरण तो ये लोग नीति आयोग की कर रहे हैं। इनके लिए एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म हो गया है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन से लेके जहां तक इन्होंने नामकरण किया है, बहुत सारा चीज हुआ है। ये राजनीतिकरण नहीं है, निश्चित रूप से बहुत लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम बंगाल की व्यथा को बताएंगे नहीं, तो बंगाल को क्या चाहिए, बंगाल की क्या जरूरत है, वो दिखाएंगे कैसे? आज बंगाल को इन लोगों ने वंचित रखा, 1-2 लाख करोड़ हमको नहीं दिए, मनरेगा के पैसे हमको नहीं दिए, आवास योजना के पैसे हमको नहीं दिए,
हमारे बंगाल को प्रॉपर फंड्स ये लोग मुहैया नहीं करा रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में ये बातें नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये बातें हम इनको अपनी व्यथा बताएंगे नहीं, और अगर हमारी नेत्री अपनी मां होने का फर्ज नहीं निभाएगी, तो वो कैसी मां है? वो कैसे ममत्व का निर्वाह करेगी? आपको तकलीफ होती है कि ममता बनर्जी ममत्व का निर्वाह क्यों कर रही है? आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, आपको शेख हसीना जी की चिंता होती है, लेकिन 1971 में जब पाकिस्तान के वो मैंने दानव लोग, वो क्रूर लोग जब वहां की औरतों का रेप कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे, हिंदू पूरे भारत को कब्जा दोनों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो एक महिला शेरनी पैदा हुई, इंदिरा गांधी, और उन्होंने काट काट के तोड़ दिया, पूरे विश्व पटल से एक नया देश बनाया। और आपके नेता ने ये इंदिरा नहीं दुर्गा है ऐसी बातें करी। आज ममता बनर्जी ने ममत्व का निर्वाह इसलिए निभाया क्योंकि लोग मर रहे हैं, लोग उतारू हैं। आपके नेता, हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन नहीं जाके रशिया में जाके हाथ मिलाते हैं। बांग्लादेश में जो लोग मर रहे हैं, तो उसको क्या लगता है कि बंगाल बचा रहेगा? अगर आपके पड़ोस में आग लगेगी तो आपको उसकी तपिश नहीं सुनने को मिलेगी? आप अपने आप को बचा पाएंगे? आज हमारे बांग्लादेश बंगाल का बॉर्डर है, बॉर्डर इलाका है, वहां अगर तकलीफ हो रही है तो वो निश्चित रूप से उसकी जो अग्नि की जो आग है वो हमारे बंगाल में भी आ रही है, और बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा है। सुधांशु जी, ये आपका परम कर्तव्य होना चाहिए कि बांग्लादेश सुरक्षित हो, बांग्लादेश में शांतिपूर्ण जगह रहे, क्योंकि बांग्लादेश और बंगाल और असम और इंडिया के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो परस्पर जमीनी स्तर पर मिलते हैं। वो पाकिस्तान नहीं है, हमको दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को नीतिगत इसके लिए भी नीति बनानी चाहिए। हम सपोर्ट करेंगे, हमारा बंगाल, हमारा देश हर उस नीति को सपोर्ट करे जो हमारा देश सुरक्षित रहे। आपके पास ना स्ट्रैटेजी है, ना विजन है, ना इंस्पिरेशन है, ना किसी मानव जी, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। दो बड़ी खबरें आ गई मानव जी, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। दो बड़ी खबरें ये आई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं। पहली खबर यह है, बड़ी खबर है, युद्धग्रस्त यूक्रेन है, रूस और यूक्रेन में जबरदस्त युद्ध चल रहा है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता पहुंचने के बाद एक बार फिर से सरकार पर हमला बोला है, और नीति आयोग की बैठक में उन्होंने फिर से ये कहा कि मुझे वरिष्ठ होने के बाद भी बोलने का अवसर नहीं दिया गया, मुझे समय ज्यादा नहीं दिया गया। कोलकाता पहुंची ममता बनर्जी और वहां पर उन्होंने एक बार फिर से ये आरोप लगा दिया है, और ये भी कहा साथ में कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। डॉक्टर त्रिवेदी सर, जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी तो हमें लगा कि आज मुश्किल होगी, पढ़ लिख कर ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि यहां जीडीपी की बात होगी, यहां देश की विभिन्न योजनाओं की बात होगी, देश के हर हिस्से में किस चीज की जरूरत है, किस योजना की जरूरत है, कहां पानी कम है, कहां सूखा है, कहां पावर प्लांट्स लगने हैं। लेकिन शुरू हो गई सर राजनीति। अब एक बार फिर से ममता बनर्जी पहुंची कोलकाता, वहां पर भी उन्होंने कहा कि मुझे वरिष्ठ होने के नाते भी बोलने नहीं दिया गया। आपको लगता है कि ममता बनर्जी को संयम से काम लेना चाहिए था, या नीति आयोग में अगर इस तरह आरोप प्रत्यारोप होंगे सर तो वो अंततः हमारे देश के लिए नुकसान है? देखिए, जो मैंने बात कही मैं अपनी बात पे कायम हूं। मानव जी को वो बात अच्छी लगे या बुरी, अगर ममता जी वहां नीतिगत दृष्टि से बंगाल का पक्ष रखने गई थी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल के कह सकती थी, मेरी ये योजना थी जो मैं केंद्र से लागू करवाना चाहती थी, या इस योजना के लिए ये लाना चाहती थी, ये मेरा मॉडल था। जैसे हम लोगों ने गुजरात मॉडल दिया था, ये मेरा मॉडल था और ये मैं चाहती थी कि इसको अन्य राज्य भी करें। इस पे तो प्रेस नहीं की, वो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक यही बोली, मुझे बोलने नहीं दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। यानी बहुत साफ है कि उन्होंने राजनैतिक बयान दिया, नीतिगत बयान नहीं दिया। अब मैं ये भी एक बात कह देना चाहता हूं, कोई पार्टी क्या कर सकती है किसी राज्य के लिए, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही है, पिछले 77 वर्षों में आजादी के बाद। वहां कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तृणमूल रहे। क्या स्थिति थी सन 47 में कलकत्ता की? ब्रिटिश टाइम में लंदन के बाद सबसे प्रॉस्परस, सबसे बड़ा शहर कोलकाता था। भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कोलकाता था। और स्थिति क्या हुई कि आज मुंबई और चेन्नई और दिल्ली से तो छोड़िए, हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु सबसे पीछे हो गया।
दूसरी तरफ सबसे लंबे समय हमें शासन करने का मौका मिला कहां पर, गुजरात में 25-26 साल से हमारी सरकार है। देखिए जीडीपी, जब गुजरात बना था तो लोग कहते थे क्या इसके पास न खेती है ना इसके पास उपजाऊ जमीन है। सर 30 सेकंड में समाप्त कीजिएगा सर, सिर्फ अगले 3 मिनट हमें बचे। मैं बीच में आपको याद दिला रहा हूं सुधांशु जी, 30 सेकंड और ले लीजिए क्योंकि 3 मेहमान और हैं, उनसे भी 30-30 सेकंड में देना चाहूंगा उन्हें। सर प्लीज कंप्लीट कीजिए, बोलिए। ठीक है, मैं 2 लाइन में ही समाप्त कर देता हूं। धन्यवाद। ये दोनों की तुलना कर लें तो देश को साफ हो जाता है कि लंबे समय किसी को मौका मिले तो क्या करता है और कौन राजनीति करता। मानव जी को याद दिला देना चाहता हूं, सर रोक रहा हूं आपको। प्रोफेसर चितरंजन सर 30 सेकंड में आप क्या कहेंगे कि क्या नीति आयोग का 30% से शुरू होती है तो देश को पता है कि 30% का मतलब क्या है। सर सुधांशु जी सॉरी सर, बताइए चितरंजन जी। मैं रंजन जी और हेगड़े साहब के पास भी आना चाहता हूँ जी, जल्दी से सर। सईद साहब, ममता बनर्जी को समय नहीं मिला वाकआउट की, यह चर्चा का विषय बन गया, लेकिन यह इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है कि नीतीश जी ने बैकआउट किया, क्योंकि जो बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई उसके विरोध में नीतीश जी ने इस बैठक का बहिष्कार किया। ठीक है सर। रंजन जी, राजीव जी, क्या ऐसा ही हुआ? सर सॉरी, समय नहीं है सर, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, बुरा लग रहा है मुझे। राजीव जी 30 सेकंड में क्या जो दिखाया जा रहा है वैसा नहीं मिला 30 सेकंड, लेकिन फेयर नहीं है। आपने सारे इनको मैं मानता हूँ सर, मानता हूँ गलती मानता हूँ, लेकिन वो समय थोड़ा सा। सबसे पहली बात तो यह है कि पार्टी की ओर से पक्ष स्पष्ट किया जा चुका है। पूर्व में भी नीति आयोग की कुछ बैठकों में नीतीश कुमार जी नहीं रहे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और केंद्र सरकार ने जिन 3 केंद्रीय मंत्रियों को बिहार से नीति आयोग में जगह दी है, उसमें हमारी पार्टी से ललन सिंह जी भी, ये सब उपस्थित थे और बिहार की जिन योजनाओं को सर रोक रहा हूं राजीव जी। हेगड़े जी 30 सेकंड सर प्लीज, आप कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए, नहीं तो फिर चर्चा करेंगे आपसे। खाली एक वर्ड बोला नैनो और इनको लग गई मिर्ची, फिर ये लग गए हमारे पार्टी के बीच में। नहीं देखिए शब्दों की गरिमा, देखिए पूरा शो इतना बढ़िया रहा, अंत में आपने ऐसे कहा। सॉरी आपको रोकना पड़ रहा है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मानव जायसवाल जी, प्रोफेसर चितरंजन गगन जी, राजीव रंजन जी, कृष्णा हेगड़े जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद आज तक इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। नीति आयोग देश, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय एक पुल का काम करता है, लेकिन बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए, ऐसे देश कैसे आगे बढ़ेगा? कहीं तो राजनीति छोड़िए, कहीं तो देश के लिए सोचिए और सब एक साथ आइए नीति आयोग की बैठक में। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।